हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएल और यूपीआरवीनल TG2 के मॉडल पेपर नंबर 3 का डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर मेरे द्वारा बनाया गया है और इस मॉडल पेपर में मैंने कोशिश की है कि जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपीपीसीएल और यूपीआरवीनल का, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने उनको उठाया है और पेपर बनाया गया। ये पेपर आपका 3 पार्ट में मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी चिन्ह चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? ठीक है, ऑप्शन दिया है आपको। लाल रंग की, दूसरी दी है नीले रंग की, तीसरी दी है पीले रंग की, चौथा दिया है काले रंग की। जो चेतावनी होता है, ठीक है, जो चेतावनी चिन्ह होता है उसकी जो पृष्ठभूमि होती है बच्चों क्या होती है? वो होती है पीले कलर की। किसकी कलर की होती है? पीले कलर की, मतलब येलो कलर की। वार्निंग साइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। काला चश्मा आवरण, धूप का चश्मा आवरण, आवरक, साफ चश्मा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? काला चश्मा हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। लाइन वोल्टेज पे निर्भर करता है, लाइन वोल्ट धारा पे निर्भर करता है, लाइन धारा और वोल्टेज निर्भर करता है, सभी। तो आपका जो झटका होता है वो लाइन वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और जो लाइन वोल्टेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 440 वोल्ट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 डिग्री कोण के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण डैश डैश है। स्टील टेप है, साहुल है, ट्राई स्क्वायर है और वुडन स्केल है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्राई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियान परिपथ टेस्टर समानता डैश डैश टेस्ट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थिंग के लिए, फेस के लिए, ओपन सर्किट के लिए, न्यूट्रल के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फेस के लिए। जो नियान टेस्टर हम लोग यूज़ करते हैं वो फेस टेस्टिंग के लिए करते हैं। ठीक है, ये बता देता है कि इसमें फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें माप क्या है? ठीक है, 38.2, 2.88, 42.50, 2.38। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2.88। 2.88 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। संकीर्ण जगहों पे काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है? मतलब संकीर्ण मतलब सकरे जो जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे किस प्लायर का हम लोग प्रयोग करते हैं? ठीक है, साइड कटिंग प्लायर्स का यूज़ करते हैं, गोल नोकदार प्लायर्स का यूज़ करते हैं, जोड़ प्लायर का यूज़ करते हैं, लंबे नोकदार प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? लंबे नोकदार प्लायर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है कच्चा लोहा, ठीक है, उच्च कार्बन स्टील, नरम इस्पात। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइबर किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ब्रास का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ये भी क्या होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयुक्त है? वायर स्ट्रिपर, लॉन्ग नोज प्लायर, लॉकिंग प्लायर, डायगोनल प्लायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायगोनल प्लायर, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण प्लायर। विकर्ण प्लायर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? कठोर तारों को काटने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है? जहां आई धारा को, आर प्रतिरोध को तथा टी समयावधित को निरूपित करता है। यहाँ पे आई क्या आपकी करंट है, आर आपका रेजिस्टेंस है, और आपका टी क्या है? टाइम है। तो आपको ऑप्शन दिया है आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी जूल, आई आर टी जूल, आई स्क्वायर आर टी जूल, आई स्क्वायर आर टी स्क्वायर जूल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी जूल। ठीक है, एच इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी जूल। मतलब जो कंडक्टर में आपकी हीट जनरेट होती है वो क्या होती है? करंट के स्क्वायर रेजिस्टेंस के, करंट के स्क्वायर रेजिस्टेंस के डायरेक्टिव और टाइम के रिस्पेक्ट डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो जूल का नियम होता है ये होता है 0.24 आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का पारस्परिक है, पारस्परिक मतलब उल्टा। ठीक है, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, इम्पिडेंस, रिएक्टेंस। तो इसमें आंसर क्या होगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बोलते हैं बच्चों हिंदी में चालकता। तो R इज इक्वल टू 1/G। जी जहां पे क्या आपकी चालकता है और ये आपका प्रतिरोध है। जिसमें जो सब्सटेंस दिया है आपको, ये क्या होता है? रिएक्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है, एडमिटेंस क्या होता है? इम्पिडेंस का उल्टा होता है। एडमिटेंस जो होता है वो क्या होता है? इम्पिडेंस का उल्टा होता है। इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बीओटी इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 746 वाट घंटा, ठीक है, 1000 वाट घंटा, 1500 वाट घंटा, 1200 वाट घंटा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। मतलब एक बीओटी इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, या इसको कह सकते हैं 1000 वाट आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध डैश डैश कहलाते हैं? एडजस्टेबल रेजिस्टेंस कहलाते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स कहलाते हैं, फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर कहलाते हैं, टैब रेजिस्टर कहलाते हैं। तो क्या होता है? कार्बन रेजिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को डैश डैश कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है, वोल्टेज कहा जाता है, तापमान कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। तो उसको कहते हैं वोल्टेज, मतलब ईएमएफ। ईएमएफ कहिए चाहे वोल्टेज कहिए, और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन अगला है। एक 1200 मीटर तार में 6 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, तो क्या होगा? 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करनी है आपको। तो क्या होगा? इसको कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या होता है? L होता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। चलिए इसको करते हैं। R1 की वैल्यू कितनी दी है? 60। आपको R2 निकालना है। L1 की वैल्यू क्या दी है आपको? 1200, और ये आपका हो गया 240। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और 12 दूनी
24। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 ओम। तो बच्चों 12 ओम इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टा पर निर्भर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापवर्धक प्रतिरोध, एलडीआर, थर्मिस्टर, वेरिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वेरिस्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान डैश डैश होता है। 180 डिग्री, 150 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 155 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? चालक, विद्युत रोधी, रेडिएटर, अर्धचालक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये विद्युत रोधी का एक उदाहरण है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोधन परिवार में डैश डैश का होना आवश्यक है। लो परमिटिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ अबव। तो बच्चों ये तीनों प्रॉपर्टी होने चाहिए। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किट कैट फ्यूज किससे निर्मित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्सलेन से बने होते हैं, फाइबर से बना होता है, पीवीसी बना होता है और ब्रॉस से बने होते हैं। जो क्या होता है? ये पोर्सलेन से बने होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स भी जो आपके क्या होते हैं? पोर्सलेन के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? पोर्सलेन के बने होते हैं। इंसुलेटर का भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। इंसुलेटर जो होते हैं पोर्सलेन से बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग किए जाने वाली सस्ती धातु है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, तांबा मिश्र धातु। देखिए तो आंसर इसमें क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आजकल ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत डैश डैश होता है। 0.75 से 1%, 0.1 से 0.5%, 1 से 2%, 1.5 से 2.5%। तो बच्चों आंसर पहला ऑप्शन सही है। 0.5% से 1% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। नाइक्रोम, चीनी मिट्टी, टंगस्टन, तांबा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे कि बल्ब में कौन सा हम लोग फिलामेंट यूज करते हैं तो टंगस्टन का आप बताएंगे। ये क्या होता है? बल्ब में यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है। 1 ओम होता है, 3 ओम होता है, 0 ओम होता है, 100 ओम होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें 1 ओम होता है। जो हम लोग कॉपर की जो अर्थिंग करते हैं उसका ओम रेजिस्टेंस जो होते हैं 1 ओम से लेकर 2 ओम तक रखा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग क्या करता है? मृदा का जो है कंडक्टेंस बढ़ा देता है। मृदा का क्या कर देता है? कंडक्टेंस इंक्रीज कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार डैश डैश ईवी परिसीमा में होता है। 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका? 3 से 6 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा जाता है कि ईवी किसकी यूनिट है? तो ये भी बच्चों आप जान लीजिए, ये एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग तत्वों के तार डैश डैश से बने होते हैं। मैग्नीन के, यूरेका के, फ्लैट नाइक्रोम के, टंगस्टन के। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्लैट नाइक्रोम का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुपतित परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है। अनंत होता है, 1 होता है, 0 होता है और उच्च होता है। तो देखिए अगर आपका शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। धारा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। अगर ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और वोल्टेज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किरचॉफ का संधि नियम डैश डैश संरक्षण के नियम पर आधारित है। वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी के नियम पे, चार्ज के नियम है और डिस्टेंस के नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चार्ज के नियम, आवेश के नियम पे। जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वो क्या होता है? चार्ज संरक्षण के नियम पे आधारित है। और जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र में होते हैं 2 डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, 2 कंडक्टर्स होते हैं, 2 इंसुलेटर्स होते हैं, 2 सेमीकंडक्टर होते हैं। तो देखिए ये क्या होती है? ये प्लेट होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। ठीक, तो ये पहला कंडक्टर हो गया आपका और ये दूसरा कंडक्टर हो गया। बच्चा आंसर क्या होगा? 2 कंडक्टर होते हैं। ठीक, और इनके बीच में क्या होता है? एक डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल भरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत डैश डैश होता है। 20 से 80%, 80 से 20%, 40 और 60%, 60 और 40%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 60 और 40%। जो टिन होता है वो क्या होता है? 60% होता है, और जो सीसा होता है, लेड जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? 40% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। सोल्डिंग कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, अनसोल्डिंग कहा जाता है। तो क्या बच्चों उसको क्या कहते हैं? 2 धातुएं जो होती हैं जोड़ी जाती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। MCCB का पूरा नाम क्या है? मेटल केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर और मोबाइल केस सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और आपसे कभी कभी क्या पूछ लेगा MCB का, तो इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपसे ELCB को पूछ लेता है, तो क्या हो जाएगा? ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है ELCB क्या है? सेफ्टी डिवाइस है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस है, बोथ A एंड B। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ELCB जो होता है सेफ्टी डिवाइस होता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? परिपथ को खोलना, लाइन को बचाना, उपकरण की रक्षा करना, अतिप्रवाह प्रवाह को रोकना, ठीक, अतिरिक्त प्रवाह से बचाना। तो बच्चों आंसर क्या है? जो फ्यूज होता है वो भी क्या होता है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस। जब फॉल्ट होती है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जब फॉल्ट होती है तो करंट की वैल्यू I² में होती है। तो जिसके कारण क्या होता है? फ्यूज़ का जो फ्यूज़ में जो यूज़ होता है मेटल, वो क्या होता है? गल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो जाता है और फॉल्ट से सर्किट बच जाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? करंट के ओवरफ्लो को रोकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फ्यूज़ का फ्यूजिंग एलिमेंट डैश डैश से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर का बना होता है, स्टील का बना होता है, माइका का बना होता है, आयरन का बना होता है। तो क्या होता है? ये कॉपर का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं? ID इंटू TD, ID इंटू BD, ठीक है,
ID इंटू PD, PD इंटू TD। देखिए ID मतलब क्या हुआ, करंट हो गई, TD मतलब टाइम हो गया, मतलब आवर। तो सेल की जो रेटिंग हो गई वो क्या हो जाएगी, एम्पियर आवर में। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट डैश डैश से बनी होती है। कार्बन की बनी होती है, लेड की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, लीड डाइऑक्साइड की बनी होती है। तो क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट डैश डैश होता है। डाई इलेक्ट्रो एसिड होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, घुला सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सोडियम डाइक्लोराइड सोडियम क्लोराइड होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, घुला सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सेकेंडरी सेल। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकेंडरी सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा दक्षता डैश डैश होती है। 60% होती है, 90% होती है, 50% होती है और आपकी 75% होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, देखिए 70% से लेकर 80% तक की इनकी दक्षता होती। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 75%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी चार्जर डैश डैश होता है। चोपर होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है, और कन्वर्टर्स होता है, डिस्कारी होता है। बच्चों क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। ये क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, रेक्टिफायर इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के पीछे सिद्धांत डैश डैश है। फैराडे का नियम, लेंज का नियम, कूलाम का नियम और ओम का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फैराडे का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकन तीव्रता और चुंबकल बल के अनुपात को डैश डैश कहा जाता है। ससेप्टेबिलिटी कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं, नन कहते हैं। तो क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबक डैश डैश से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्निको का बना होता है, सेमेरियम कोबाल्ट का बना होता है, नियोडीमियम का बना होता है, ऑल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑल इज अ राइट आंसर, तीनों का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ चुने। कोबाल्ट, तांबा, सोना, सीसा। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, कोबाल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा की हवा की पूर्ण पारगम्यता डैश डैश है। 8.8454 इंटू 10⁻⁻12 हेनरी पर मीटर, 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर, 4 पाई इंटू 10⁻⁻9 हेनरी पर मीटर, 8.854 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा, चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 H/m। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए BH कर्व एक सीधी रेखा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, मृदु लोहा, सिलिकॉन स्टील, ढलुआ लोहा, वायु। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वायु बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। RL श्रेणी परिपथ में शक्ति रेटिंग केवीए क्या होती है। KW और KVR का अदिश योग, KW और KVR का अदिश अंतर, KW और KVR का सदिश योग, KW और KVR का गुणनफल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, KVA क्या होती है, ये KW प्लस KVR का सदिश योग होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। VAR निम्न में से किसकी यूनिट है? रिएक्टिव पावर की, एक्टिव पावर की, अपरेंट पावर की, कॉम्प्लेक्स पावर की। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रिएक्टिव पावर। देखिए रिएक्टिव पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? VI साइन फाई होता है। एक्टिव पावर ये होता है VI कॉस फाई। और जो अपरेंट पावर होती है वो होती है VI। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? VAR होती है। इसकी यूनिट होती है वाट होती है। इसकी यूनिट होती है VA होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर होता है 0 होता है, 1 होता है, 0.7 होता है, 0.85 होता है। तो क्या होता है? 1 होता है। देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, रेजिस्टिव में कॉस फाई 1 होगा। प्योर कैपेसिटिव में लीडिंग होगा। और प्योर इंडक्टिव में लैगिंग होगा। ये तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश डैश के बराबर होता है 3 फेज वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज 1/3। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज क्या होता है? फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और जो लाइन करंट होती है IL होती है √3 टाइम्स ऑफ की क्या होती है? IPH होती है। ये किस में होती है? डेल्टा में। और अगर हम स्टार की बात करें, स्टार में क्या होगा? VL इक्वल टू लाइन वोल्टेज जो होता है √3 टाइम्स VPH होता है। और इसमें लोड करंट और आपकी फेज करंट क्या होती है? सेम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो पावर भी देख लीजिए, पावर क्या होती है? √3 VL IL cos फाई होती है। अगर फेस के फॉर्म में ये लोड करंट और लोड लाइन वोल्टेज के फॉर्म में, अगर फेस में देखें तो VP IP cos फाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति जितनी डैश डैश होगी बिजली का झटका उतना ही डैश डैश खतरनाक होगा। कम कम, अधिक अधिक, अधिक कम, कम अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमेय आवृत्ति भिन्नता है 1%, 2%, 3%, 4%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3%। 3% इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा डैश डैश से कम नहीं होना चाहिए 3 मीटर से, 4 मीटर से, 5 मीटर से, 2 मीटर से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी GI भूयोजन प्लेट की माप क्या है? 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 1.3 mm। दूसरा है 60 cm गुणे 60 cm गुणे 8.5 mm। तीसरा है 60 cm गुणे 60 cm गुणे 6.35 mm। चौथा है 60 cm इंटू 60 cm इंटू 3.18। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है, 60 गुणे 60 गुणे 6.35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम एक पैरामीटर है जो निर्धारित करता है, क्या करता है? करंट रेटिंग निर्धारित करता है, वोल्टेज रेटिंग करता है, स्पीड ऑफ द ऑपरेशन, पावर रेटिंग। तो स्पीड ऑफ द ऑपरेशन निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसमें जीना डायोड का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेक्टिफायर में, फिल्टर में, एम्पलीफायर में, वोल्टेज रेगुलेटर में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेटर में इसका यूज करते हैं। जीनर डायोड का प्रयोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध अर्धचालकों में अवद्रव्य इसे बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कैपेसिटेंस, नन। तो बच्चों क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन पे जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर। नॉर्मल कंडीशन इंसुलेटर होता है।
लेकिन जब इसमें हम डोपिंग कर देते हैं या इसमें जब डोपिंग कर देते हैं तो इसका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कंडक्टिविटी। क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा डैश डैश की कोटि में होती है, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, किलो एम्पियर, मिली एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, माइक्रो एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेमीकंडक्टर में संयुक्ता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर डैश डैश होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है, 0.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर और आपकी 1 माइक्रोमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर। जो आपका जैसे पीएन जंक्शन डायोड हो गया, जो यहाँ पे डिप्रेशन लेयर बनती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डायोड शक्ति संकेतक के रूप में प्रयुक्त होता है, वैरेक्टर डायोड, जीना डायोड, फोटो डायोड, एलईडी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो क्वेश्चन मैं बच्चों आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, आप हो सके तो इनको नोट्स बना लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चंस आपके फंसेंगे और निश्चित तौर पे आप TG2 में सेलेक्ट होंगे। निम्न में से किस डायोड का प्रयोग एक संधारित्र के रूप में किया जा सकता है, वैरेक्टर डायोड, जीना डायोड, फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए ये एलईडी मैंने आपको पहले ऊपर बताया, ये क्या होता है, शक्ति संकेतक के रूप में यूज होता है, शक्ति संकेतक के रूप में। ये क्या होता है, ये जो आपका जीना डायोड है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के यूज में। और जो आपका वैरेक्टर डायोड है ये आपका क्या होता है, कैपेसिटर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, वैरेक्टर डायोड जो है एज ए कैपेसिटर के रूप में यूज होता है। ठीक, किया जा सकता है। किस तरह का उपकरण डायोड है, ठीक है, रेखीय है, अध्रुवीय है, अरेखीय, सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, अरेखीय। डायोड जो होता है बच्चों ये अरेखीय होता है, ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता, ओम लॉ को डज नॉट फॉलो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप क्रम पर अर्धचालक की चालकता होगी, मतलब यहाँ पे जो आपका जो नॉर्मल कंडीशन पे पूछ रहा है, नॉर्मल कंडीशन पर सेमीकंडक्टर क्या होगा, इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टेंस की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है, 2, 4, 3, 1। देखिए आप पीएन जंक्शन डायोड बना लीजिए, ये पी हो गया आपका, ये होगा, ये आपकी संधि होती है। तो कितनी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, तो 1 आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेतु डिस्ट कार्य में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, 2, 4, 6, 5। तो जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर जो होता है उसमें 4 डायोड यूज होते हैं, और 4 वे रेक्टिफायर में 2 डायोड, हाफ वेव में सिंगल डायोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना डायोड को सदैव डैश डैश अवस्था में संयोजित किया जाता है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, सीरीज में, पैरेलल में। तो जो आपका जीना डायोड होता है वो एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है। बच्चों आंसर क्या होगा, रिवर्स बायस।
और ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ होता है? वोल्टेज रेगुलेशन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा डैश डैश द्वारा प्रवाहित होती है। दातायन, ग्राहयन, छेद, छेद मतलब होल्स, ठीक, और मूत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? होल्स। होल्स के कारण क्या होता है? इसमें धारा प्रवाहित होती है। और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ताप बढ़ने पर कलेक्टर धारा इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, बिकम जीरो और रिमेन अनचेंज। तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर संचालित होता है, करंट से होता है, वोल्टेज से होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, पावर से होता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है करंट से फ्लो, वो क्या होता है? ऑपरेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85% दक्षता वाला ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो सकता है। क्लास बी का हो सकता है, क्लास बी एंड ए दोनों हो सकता है, क्लास सी हो सकता है, क्लास ए बी होता है। बच्चों आंसर क्या होगा? क्लास सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर क्षमता होती है 90% से 95%, 95% से 100%, 60 से 65%, 75 से 80%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 75 से 80% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR एक डैश डैश स्विच है, एक दिवसीय, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिकीय और द्विदिशीय। तो क्या होगा? एक दिवसीय। ठीक है, मतलब इसमें कंडक्शन जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक, इसको यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC, कन्वर्ट AC टू DC, स्टेप अप DC वोल्टेज, स्टेप अप AC वोल्ट। तो बच्चों का कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं हम, क्या करते हैं? ये DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशीय उदाहरण है? SCR, LASCR, डायोड, ट्रायक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्रायक। ट्रायक क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। UGT हैज़ द टर्मिनल्स। UGT में कितने टर्मिनल होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं और 1 होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3 टर्मिनल्स होते हैं। UGT में 3 टर्मिनल्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी डिवाइस में हाईएस्ट करंट और वोल्टेज रेटिंग है? UJT में होती है, BJT में होता है, IGBT में होता है, मॉसफेट में होता है। तो क्या होता है? IGBT में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायक में प्रयुक्त होता है कलर टीवी में, ब्लैक एंड वाइट टीवी में, सेट में, टेप रिकॉर्डर में यूज़ होता है, ऑडियो सिस्टम में। तो जो ट्रायक जो होता है वो कहाँ होता है? कलर टीवी में यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 1 होता है, 4 होता है, 2 होते हैं, 8 होते हैं। तो क्या होता है? 4 होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप इज अ बिट स्टोरेज सेल, 2 बिट स्टोरेज सेल, 3 बिट स्टोरेज सेल, 4 बिट स्टोरेज सेल। तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये क्या करता है? 1 बिट को स्टोर करता है, 1 बिट को स्टोर करता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप जिसमें 2 JK फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल की जाती हैं। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है, टी फ्लिप फ्लॉप होता है, D फ्लिप फ्लॉप होता है, RS फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू तार स्थापन में फ्यूज का रेटिंग क्या होनी चाहिए? क्रांतिक मान का 60% होना चाहिए, क्रांतिक मान का 75% होना चाहिए, क्रांतिक मान का 40%, क्रांतिक मान का 150%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रांतिक मान का 150% होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CTC होती है, क्लीट होती है और कंसील्ड कंड्यूट पाइप, लेथ कवर्ड। तो बच्चों आंसर कंसील्ड कंड्यूट पाइप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रंग के तार को निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थ के लिए, न्यूट्रल के लिए, फेस के लिए, इंसुलेशन के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फेस के लिए। 3 फेस होते हैं, RYB। R के लिए रेड, Y के लिए येलो, इसके लिए ब्लू, न्यूट्रल के लिए ब्लैक,
अर्थ के लिए ग्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया था क्योंकि यह क्या करता है, पृथ्वी के प्रतिरोध को बढ़ाता है, या मृदा की चालकता को बढ़ाता है, या लीकेज धारा को अधिक करता है, या अर्थिंग लेटरों को जंग लगने से बचाता है। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, मृदा की चालकता को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर को लैमिनेट करते हैं। रिड्यूस द वेट ऑफ जनरेटर, मतलब जनरेटर के भार को कम करने के लिए। इंसुलेट द कोर को इंसुलेट करने के लिए। रिड्यूस एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए। रिड्यूस हिस्टोलिसिस लॉसेज, मतलब सेथिल हानि को कम करने के लिए। तो हम लोग लैमिनेशन क्या करते हैं, एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए करते हैं। और सिलिकॉन स्टील हिस्टोलिसिस लॉसेज को कम करने के लिए करते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेज को कम करने के लिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल्स का प्रयोग को डेड डैश कम करने के लिए करते हैं। रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, रिड्यूस हिस्टोलिसिस लॉसेज, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ कॉगिंग, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्रॉलिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्सेस में से किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है। प्लगिंग के द्वारा, डायनेमिक ब्रेकिंग के द्वारा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के द्वारा, एडी करंट ब्रेकिंग के द्वारा। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में मैक्सिमम इफिशियंसी तब होगी जब कॉपर लॉस आयरन लॉस से कम हो, कॉपर लॉसेज आयरन लॉस से बराबर हो, कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेज से अधिक है, कॉपर लॉसेज फिक्स्ड लॉसेज से कम है। तो जब मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है, जब आयरन लॉसेज जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, कॉपर लॉसेज के बराबर होते हैं। तो बच्चों आंसर सेकंड आपका बिल्कुल सही है, कॉपर लॉसेज इज आयरन लॉसेज के बराबर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस धारा मशीन का आर्मेचर डेड डैश से बना होता है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है, ढलवा लोहा से बना होता है, मृदु इस्पात से बना होता है, पिटवा लोहा से। तो सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक है, और जो ये आपका क्या होता है, जो आपका स्टेटर जो होता है ये क्या होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, या कह सकते हैं योक क्या होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील बनती है, कास्ट स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कम्यूटेटर में खंडों की संख्या डेड डैश की संख्या के बराबर होती है। क्षेत्र कुंडलन, पोल, ब्रश, आर्मेचर कुंडली। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर को डेड डैश भी कहा जाता है। नियत वोल्टेज जनरेटर, डीसी श्रृंखला जनरेटर, नियत धारा जनरेटर, परिवर्तनीय वोल्टेज, नियत वोल्टेज जनरेटर कैसे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क डेड डैश होता है, बहुत कम होता है, शून्य होता है, मध्य होता है, उच्च होता है। तो बच्चों स्टार्टिंग टार्क जो होता है डीसी मोटर का वो क्या होता है, सीरीज मोटर का हाई होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। स्थिर चाल मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, और आपका क्या है 5 पॉइंट स्टार्टर। तो इसमें कौन सा यूज होगा बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख छोड़ देना हो, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है इस वीडियो को पूरा देखिए, और हो सके तो पूरे नोट्स इस मॉडल पेपर के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके जो 21 दिसंबर को यूपी आर्मिनल TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही आपका ये हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।